बेटा स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। ओके बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस पढ़ाया था। जो लास्ट में मैंने थोड़ा जल्दी में पढ़ाया था, तो लास्ट के टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गए थे कि जो अगर पी वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स है तो उसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा, डायमेंशन क्या होगी, और मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिसेस के कलेक्शन के लिए भी डायमेंशन बताई थी। अगर लास्ट में जो चीज मैंने जल्दी में बताया था, अगर उसमें आप लोगों को कोई डाउट हुए तो आप लोग पूछिए, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने ये आपको बताया था कि अगर V is a vector space of collection of M cross and rectangular matrices, तो इस केस में बेसिस क्या होगा। एक के लिए मैंने बताया, तो आप लोगों को इन जनरल सबके लिए आ जाना चाहिए। तो ये चीजें समझ में आ गई थी या ये रिपीट करनी है? अगर समझ में आ गई थी तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बताइए। कोई नहीं पूछ रहा है तो इट मीन्स मैं ये मान लेती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग उसको समझ लेना अच्छे से। चलो, अगर आप लोगों को लास्ट क्लास के वो टॉपिक समझ में आए थे तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग मुझे उसका आंसर बताइए। अगर सपोज हमारे पास में v इक्वल टू है p4x, ठीक है। p4x का मीनिंग है कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री अप टू 4। ये हमारे पास में कलेक्शन है 4 डिग्री तक के पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा। v इक्वल टू p4x का स्टैंडर्ड बेसिस बताइए। इतने सोचने वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है, सीधे आंसर आना चाहिए आप लोगों को इसका। अगर आप लोगों को लास्ट क्लास समझ में आई थी तो इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा, बताओ। सिंपल तो है, मैंने आप लोगों को कैसे स्टैंडर्ड बेसिस लिखा जाता है ये भी बताया था। p4x है तो इट मींस ये हमारे पास में कलेक्शन होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x रेज टू 4, सच दैट जो ये कोफिशिएंट है a0 a1 a3 a4 ये हमारे रियल नंबर होंगे, ठीक है। ये बेसिस नहीं है इसका, ये वेक्टर स्पेस V को डिफाइन किया है मैंने। जो यहाँ पे ये मैंने इन वर्ड्स लिखा था, यहाँ पे इसको मैथमेटिकली डिफाइन किया है। तो मैंने आप लोगों को बताया था स्टैंडर्ड बेसिस लिखने के लिए हमें क्या करना होता है। a0 को हम लिख सकते हैं a0 इंटू 1 प्लस इसको लिख सकते हैं a1 इंटू एक्स प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a3 इंटू एक्स क्यूब प्लस a4 इंटू एक्स रेज टू 4, ठीक है। तो यहीं से हमारे पास में स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट आ जाते हैं। फर्स्ट एलिमेंट होगा 1, सेकेंड एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू 4, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड बेसिस हमारे पास में हो जाएगा b इक्वल टू 1 एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू 4। अब ये तो मैंने आप लोगों को क्यों स्टैंडर्ड बेसिस ये आता है इसलिए मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया, ठीक है। अदरवाइज अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि p4x का स्टैंडर्ड बेसिस बताइए तो आप लोगों ने डायरेक्ट बताना है 1x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू 4, ठीक है। तो बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे कितने एलिमेंट है b के पास में, तो डायमेंशन क्या होगी इसकी बताओ। कितने एलिमेंट है b के पास में, उतनी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होती है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट्स बेसिस इज नोन एज, कितने बेटा करो, मैंने सुना नहीं, आपने कितना बोला, कितने एलिमेंट है काउंट करो, सिंपल सा क्वेश्चन तो है। बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट है 5। तो जो हमारे पास में p4x है तो p4x की डायमेंशन क्या आ गई, 4 + 1। तो अब आप लोगों को ये याद हो जाना चाहिए कि अगर हमारे पास में
वेक्टर स्पेस अगर Pnx है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, अगर Pnx हमारा वेक्टर स्पेस है तो ये इसकी डायमेंशन होती है n+1, ठीक है। और वैसे ही अगर Rn/R अगर हमारा वेक्टर स्पेस है तो इसकी डायमेंशन ऑलवेज n होती है। और मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि अगर हमारे पास में सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर R, ये भी मैंने आपको समझाया था। आज जून में हो क्या रहा है, ठीक है, मैं इसको दोबारा से लिख दे रही हूँ। अगर हमारे पास में Cn/R है, इसकी डायमेंशन भी मैंने आपको समझाई थी, Cn/C, इसकी डायमेंशन भी मैंने आप लोग को समझाई थी। इस केस में डायमेंशन हो जाती है n+n2n, इस केस में n ही आई, ठीक है। तो अगर आप लोगों को डाउट्स होते तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन करती। आप लोगों ने कहा कि आपको समझ में आ गया था, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है बेटा, ये इस थ्योरम को, ये आपकी जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और मोस्टली पूछी जाती है। अभी तक की जो भी थ्योरम्स हमने पढ़ी थी वो लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगी। जो थ्योरम अब हम पढ़ने वाले हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग के आते हैं जिसमें आपने 4 में से एनी 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, उनके लिए ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट है, that V is a vector space। चलो ओवर फील्ड एफ नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं। लेट वी एफ इज अ वेक्टर, V is a finite dimensional vector space, is a finite dimensional vector space, and W1 and W2 are its basis, and W1 and W2 are its base, sorry, it's any two subspaces are its any two subspaces then dimension of W1 plus W2, इसके लिए फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। डायमेंशन ऑफ W1 plus W2 होती है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये हमारी थ्योरम है, ठीक है। लेकिन देखो बेटा, इस थ्योरम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें हमें वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या दी, वेक्टर स्पेस हमें क्या दिया हुआ है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दिया हुआ है। तो इट मींस जो ये थ्योरम है ये होल्ड करती है ओनली फॉर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की, ठीक है। हम लोग पूरा थ्योरम का प्रूफ भी सीख लेते हैं, उसका सारी चीजें सीख लेते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं देते हैं कि दिस थ्योरम होल्ड्स ओनली फॉर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। इनफाइनाइट डायमेंशन के लिए कभी हो सकता है कि होल्ड कर जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि होल्ड करे। मैंने आप लोग को ऐसे बहुत सारी चीजें बताई हैं, जैसे जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है उसका ऑलवेज बेसिस होता है, लेकिन ऑलवेज स्टैंडर्ड बेसिस उसका हम लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारे इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, जरूरी नहीं है कि उसका बेसिस हम लिख पाए, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके पास में होते हैं। तो अब कौन कौन से एलिमेंट आएंगे हम उनको कलेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो 100% गारंटी है कि उसका हम बेसिस लिख पाएंगे और स्टैंडर्ड बेसिस भी लिख पाएंगे, ठीक है। तो अब इसका प्रूफ देख लो। इस थ्योरम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये फाइनाइट डायमेंशन के लिए होल्ड करती है। अब इसको याद रखना बहुत आसान है। आप लोगों में से किसी को इसका फॉर्मूला याद है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्लास 11th में ये फॉर्मूला आता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता था क्लास 11th में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ टू सेट्स, इसके लिए फॉर्मूला होता था किसी को? NA plus NB plus NA plus N NB A intersection B माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो सेम यही थ्योरम है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन क्या होती है किसी वेक्टर स्पेस की? वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स बेसिस, ठीक है।
तो ये डायमेंशन भी तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स बेसिस है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनियन की जगह पे प्लस के लिए है। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 होती है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, अगर हम इन दोनों से मैच करें उनको। बेटा मेरी साइड से काफी डिस्टरबेंस आ रहा है, क्या आप लोगों को भी स्क्रीन में डिस्टरबेंस तो हो रहा है या आप लोगों को विजिबल है क्लियरली? क्लियर है मैम। ओके बेटा। तो आप लोग अगर इससे इसको कंपेयर करते हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी है, तो वही चीज यहाँ पे आ जाती है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, अब ये आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए भी याद रखना है। अभी तो पहले इसका थ्योरम इंपोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में जो ज्यादातर पूछा जाता है, क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, थ्योरम्स ज्यादा पूछी जाती है। लेकिन अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी करते हो तो आप लोग को थ्योरम के एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। थ्योरम की ठीक है, प्रूफ एक बार सीख लिए, लेकिन उनको अप्लाई कैसे करना है, उनके क्या हमको बेनिफिट्स हैं, ये आप लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं, लेट बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज, इंटरसेक्शन का बेसिस सपोज कर लेते हैं B W1 इंटरसेक्शन W2, उसको इससे डिनोट कर। ठीक है, तो उसके पास हम सपोज कर लेते हैं कि उसके पास गामा 1 है। मेरे एंड से तो आज बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है, तो ये अच्छी बात है कि आपकी साइड से अगर नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है। गामा 1, गामा 2, गामा 3, गामा, इसमें सपोज कर लेते हैं गामा K। ये सपोज कर लिया कि इसके पास में K नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, गामा 1। ठीक है, तो हमने इंटरसेक्शन का बेसिस सपोज कर लिया कि ये है। अब सपोज कर लेते हैं बेसिस W1 एंड W2 का बेसिस सपोज कर लेते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन का बेसिस ये है। अब आप लोग ये बताओ, अगर ये एलिमेंट बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 के पास में गामा 1 है, तो इट मींस गामा 1 हमारे पास में बिलोंग करना चाहिए। चलो गामा आई के लिए अगर बात कर लें तो गामा आई हमारा बिलोंग करना चाहिए W1 इंटरसेक्शन W2 में। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास में जो ये गामा आई होगा, ये W1 में भी बिलोंग करेगा, और इंटरसेक्शन में की डेफिनेशन से यहाँ पे एंड आएगा। अगर ये यूनियन होता तो और आता। ठीक है, एंड गामा आई ऑल्सो बिलोंग करना चाहिए W2 में। ठीक है, तो ये डेफिनेशन इसी का यूज में यहाँ पे करने वाली हूँ। ये मैंने पहले समझा दिया आप लोगों को। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन अगर हमारे पास में इसका बेसिस ये है, तो इट मीन्स W1 एंड W2 का बेसिस जो भी आएगा उसमें हमारे पास में ये एलिमेंट तो आने ही चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट और भी आ सकते हैं जो दोनों में कॉमन ना हो, लेकिन W1 एंड W2 के बेसिस में ये दोनों एलिमेंट पक्का आएंगे। ठीक है, एंड सपोज कर लेते हैं, लेट बेसिस ऑफ W1, बेसिस ऑफ W1 को सपोज कर लेते हैं। अब जो एलिमेंट इंटरसेक्शन में है वो तो होने ही चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी सपोज कर लेंगे। गामा के इतने एलिमेंट इसके पास सपोज कर लेते हैं, और सपोज कर लेते हैं कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा m, यहाँ से m एलिमेंट सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही बेसिस सपोज कर लेते हैं W2 का, बेसिस ऑफ W2। अब इसमें भी गामा 1 से गामा K तक के एलिमेंट तो इंटरसेक्शन में है, तो ये एलिमेंट तो दोनों में कॉमन होंगे, और कुछ एलिमेंट दोनों में डिफरेंट रहे होंगे। इसमें सपोज कर लेते हैं β1, β2, βn। गामा K, β1।
ठीक है। तो अभी तक हमने इंटरसेक्शन का बेसिस सपोज किया हुआ है और W1 का बेसिस सपोज किया है एंड W2 का बेसिस सपोज किया हुआ है। ठीक है। जो एलिमेंट W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस में है वो एलिमेंट W1 के बेसिस में भी होने चाहिए एंड W2 के बेसिस में भी होने चाहिए। ये अंडरस्टूड है क्योंकि वो W1 इंटरसेक्शन W1 एंड W2 का ही इंटरसेक्शन चल रहा है। ठीक है। तो अब इसके आगे देखो, अब आप लोग मुझे ये बताओ कि जो डेटा गिवन है, इस डेटा की हेल्प से आप लोगों ने मुझे 3 चीजें बतानी है जो बहुत आसान है। ये आप लोगों ने इसके आंसर, इनके आंसर में आप लोगों से एक्सपेक्ट। आप लोग बताइए डायमेंशन ऑफ W1, डायमेंशन ऑफ W1 बताओ, और डायमेंशन ऑफ W2, और डायमेंशन कहाँ से बतानी है, कितने उनके बेसिस में एलिमेंट है वो डायमेंशन होती है। एंड डायमेंशन ऑफ W2 बताओ और डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 बताओ। W1 की डायमेंशन क्या होगी? W1 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? K plus M plus 2. K प्लस M plus 2. K प्लस M। देखो बेटा, यहाँ से हमारे पास में K एलिमेंट तो ये आ गए, K यहाँ से आ गए और M यहाँ से आ गए, बस इतने ही तो है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन W1 है K प्लस M। ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ W1 हो गई K प्लस M। ऐसे अब डायमेंशन ऑफ W2 बताओ। बताओ इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? K प्लस N. K प्लस N। ठीक है। W2 की डायमेंशन हो जाएगी K प्लस N, और W1 इंटरसेक्शन W2 की, उसके पास में तो K एलिमेंट है, इसकी डायमेंशन हो गई K। ठीक है। तो जो हमें प्रूफ करना है, अगर मैं डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, ठीक है, अगर चलो इसका अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूँ, ठीक है, तो राइट हैंड साइड को देखते हैं कि जो ये तीनों डेटा हमारे पास में है, इनकी हेल्प से हमारे पास में राइट हैंड साइड क्या आता है। अब आप लोग मुझे बताना, इसका प्रूफ मैं आप लोगों को जितने आसान तरीके से समझा सकती हूँ उतने आसान तरीके से समझा। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो डायमेंशन ऑफ W1 हमारी आई है K प्लस M आई है, आई थिंक K प्लस M, और डायमेंशन ऑफ W2 हमने लिखा था K प्लस N, और डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 है K। ठीक है। तो K से K कैंसिल, हमारे पास में फाइनली आने वाला है K प्लस M प्लस N। एक K से एक K कैंसिल हो जा रहा है ना, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा K प्लस M प्लस N। तो हमारी कब ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी? जब हमारे पास में डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 की वैल्यू भी क्या आ जाए, K प्लस M प्लस N। ठीक है। क्योंकि हमें प्रूफ करना है दिस इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है। तो अगर हम किसी भी तरीके से ये प्रूफ कर पाए कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू K प्लस M प्लस N, तो जो हमें प्रूफ करना है वो हमें मिल जाएगा क्या? अगर हम ये प्रूफ करते हैं कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू K प्लस M प्लस N, तो जो हमें प्रूफ करना है हमें वो रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा ना। हमें यही तो प्रूफ करना है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन, क्या रहा है इसको, ठीक है बेटा। तो इसमें मैंने आप लोगों को पहले ये समझाना मेन चीज था कि इसमें अगर हम किसी तरीके से ये प्रूफ कर पाए कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू दिस, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं एक कोई सेट डिफाइन कर रही हूँ मैं, लेट सेट बी इक्वल टू, उसमें गामा1 गामा2 से गामा k तक के एलिमेंट है, और अल्फा1 अल्फा2 से, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ लास्ट पेज पे कि हमने किसको क्या लिखा हुआ है। अल्फा m लिखा है।
अल्फा m प्लस बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा n, ये एलिमेंट सपोज कर लिए। अगर किसी तरीके से हम ये प्रूफ कर पाए कि B इज बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस W1 प्लस W2, ठीक है, तो बेसिस B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? अगर B किसी तरीके से बेसिस बन जाए तो आप लोग मुझे सिंपली अब ये बताओ, B कोई सेट है, B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? K एलिमेंट गामा के टर्म पे हैं, M एलिमेंट अल्फा के टर्म पे हैं, N एलिमेंट बीटा के टर्म पे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B में कितने हो गए? K plus M plus N. K प्लस M प्लस N, ठीक है, तो यही तो हमें लेके आना है। तो किसी तरीके से अगर हम इस सेट B को बेसिस ऑफ W1 प्लस W2 दिखा दें तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। बेटा मैं ये सारी चीजें इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि थ्योरम के प्रूफ आप लोग रटो ना, उसको समझ के करो, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट टारगेट हमारा है तो कोई भी सेट बेसिस कब होता है? जब वो दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सेकंड, वो जिसका भी बेसिस है उसको वो स्पान करना चाहिए, ठीक है, ये बेसिस की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पे पहला हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो ये सेट बी है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दूसरा ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये W1 प्लस W2 के ईच एलिमेंट को स्पान करता है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि इसमें हमें गिवन था, कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सिंस W1 and W2 are subspecies of vector space V, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो आप लोग बताओ कि W1 प्लस W2 क्या ऑलवेज सबस्पेस होता है या नहीं होता है? ये भी थ्योरम हमने करी हुई है। लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस क्या ऑलवेज सबस्पेस होता है? बताओ। अगर यहाँ पे आप लोग होता है बोलोगे तो मैं यस लिखूंगी, अदरवाइज इज नॉट सबस्पेस ऑफ वी लिखूंगी। अभी तो आप लोगों को संडे और मंडे, कल तो मंडे नहीं था, कल क्या था? वेडनेसडे, कल भी क्लास नहीं हुई थी, तो कल आप लोगों को एटलीस्ट रिवीजन करना चाहिए था अगर क्लास नहीं हुई थी तो बताओ कि W1 प्लस W2 लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस वेक्टर सबस्पेस होता है या नहीं होता है? लोगों ने तीन चीजों के लिए थ्योरम पढ़ी थी ना, इसमें इंटरसेक्शन के लिए पढ़ी थी कंडीशन की इंटरसेक्शन ऑलवेज सबस्पेस होता है या नहीं होता है, यूनियन के लिए पढ़ा था W1 यूनियन W2 के लिए, एंड W1 प्लस W2 के लिए पढ़ा था इनमें से तो कौन सा वाला सेट ऑलवेज सबस्पेस होता है और कौन सा नहीं होता है। इंटरसेक्शन ऑलवेज सबस्पेस होता है, लीनियर सम भी ऑलवेज सबस्पेस होता है, लेकिन यूनियन ऑलवेज नहीं होता है। यूनियन के सबस्पेस होने के लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए, अब वो कंडीशन आप लोग खुद से चेक करेंगे, आप लोग के लिए होमवर्क। ये भी मैंने आप लोगों को प्रूफ कराया हुआ है कि यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस is need not always be a subspace, but if one of the subspace contained in another subspace then union of two subspaces is a subspace, ठीक है, ये थ्योरम हमने प्रूफ की हुई। तो थ्योरम खाली प्रूफ करने के लिए क्या होती है, याद भी रखनी पड़ती है, तभी तो आप लोग नेक्स्ट में उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि जो W1 प्लस W2 है वो सब स्पेस तो है B का। अब इसका बेसिस फाइंड करते हैं, ठीक है। हम इसमें ये दिखाने की कोशिश करने वाले हैं कि जो सेट B है वो इसका बेसिस है। तो खुद ही हमारे पास में अगर B W1 प्लस W2 का बेसिस बन जाता है तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 आ जाएगी K प्लस M प्लस N, तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो किसी भी सेट को बेसिस प्रूफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे प्रूफ किया जाता है ये तो बता दो मुझे, कैसे किसी भी सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ किया जाता है? उसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उसको इक्वेटिंग टू जीरो करते हैं, इतना मैंने बता दिया। अब इसके आगे तो बताओ कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसको इक्वेटिंग टू जीरो करते हैं, फिर क्या देखते हैं कि वो सेट हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वेटिंग टू जीरो करने के बाद कब हमारे पास में कोई भी सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है? जो स्केलर्स होते हैं उन पे ही डिपेंड करता है। तो स्केलर्स की वैल्यूज क्या आए कि सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और क्या आने पे डिपेंडेंट होता है? मैम जीरो आने पे इंडिपेंडेंट होता है, नॉन जीरो आने अगर पे ऑल डिपेंड। कोफिशिएंट अगर जीरो आ जाते हैं तो सेट हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और अगर वन ऑफ द कोफिशिएंट भी अगर नॉन जीरो आता है तो सेट हमारा लीनियरली डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में नेक्स्ट पेज पे लिख लूं, फिर अदरवाइज हमको यहाँ पे सारा आएगा नहीं, तो लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं इसका। तो हमारे पास में गामा के कोफिशिएंट है K तक, अल्फा के कोफिशिएंट है M तक और बीटा के कोफिशिएंट है N तक, ठीक है। तो गामा वाले कोफिशिएंट्स के लिए स्केलर ले लेते हैं A1
गामा 1 प्लस A2 गामा 2 प्लस AK गामा के। अब अल्फा वाले कोफिशिएंट्स के लिए ले लेते हैं, कोफिशिएंट B ले लेते हैं, B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस BM अल्फा M प्लस, अब हमारे पास में बीटा वाले कोफिशिएंट है, उसके लिए C यूज कर लेते हैं, C1 बीटा 1 प्लस C2 बीटा 2 प्लस CN बीटा N इक्वेटिंग टू 0 वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख भी देंगे वेर जो हमारे ये AI है, वेर AIS और जितने भी BI हैं एंड जितने भी CI हैं आर स्केलर कोफिशिएंट, आर स्केलर। ठीक है, तो अब इसको हमने दिखाना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होगा जब ये ऑल AIs की वैल्यू भी 0 आ जाए, ऑल BIs की वैल्यू भी 0 आ जाए एंड ऑल CIs की वैल्यू भी 0 आ जाए। ठीक है, तो अब देखना मैं इसको किस तरीके से लिखती हूँ। इसको मैं लिख रही हूँ ऐसे, A1 गामा 1 प्लस A2 गामा 2 प्लस AK गामा K प्लस B1 अल्फा 1 प्लस अप टू सोन लास्ट हम लिख लेते हैं BM अल्फा M। अब इसके बाद के जो भी कोफिशिएंट है उनको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो विथ नेगेटिव साइन C1 बीटा 1 प्लस C2 बीटा 2 प्लस CN बीटा N। राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट में आप लोगों ने फोकस करना है एंड लेफ्ट हैंड साइड के कोफिशिएंट्स में। ठीक है, कोफिशिएंट्स में नहीं, पूरी के पूरे टर्म में। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास में A1 गामा 1 से AK गामा के। अब आप लोग बताओ, देखो इसमें गामा 1 वाले टर्म्स हैं एंड अल्फा 1 वाले टर्म्स हैं। ठीक है, एंड राइट हैंड साइड में है बीटा वाले टर्म्स। तो अब आप लोग देखो, लास्ट पेज दिखाती हूँ पहले, इससे भी पहले वाला पेज। ठीक है, अब इस पेज पे देखो, ठीक है बेटा, देखो इसमें हमने ये जो W1 इंटरसेक्शन W2 है उसके पास में ये वाले एलिमेंट, उसके पास में है गामा 1 अल्फा 1 गामा 3 से गामा K टाइप के टर्म है उसके पास। ठीक है, और BW1 के पास में है गामा 1 से अल्फा वाले टर्म, और जो W2 है उसके बेसिस में है गामा 1 वाले टर्म्स एंड बीटा वाले टर्म्स। ठीक है, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है उसके पास में आ रहे हैं हमारे पास में A1 गामा 1 प्लस A2 गामा 2 प्लस अप टू सोन AK गामा K प्लस B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस BM अल्फा M, ये आ रहा है। ठीक है, उस पेज पे हमारे पास में। तो इट मींस जो लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म है वो किसके बेसिस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया? जो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म है वो हमारे पास में जो बेसिस W1 का बेसिस है उसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है। अब उस टर्म को मैं आप लोगों को दोबारा दिखा दे रही हूँ, उस टर्म को ध्यान से देखना, फिर हम इस पेज पे दोबारा से आएंगे। ठीक है बेटा, अब देखो इसको, लेफ्ट हैंड साइड में जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो गामा और अल्फा के टर्म्स का है। ठीक है, एंड राइट हैंड साइड में जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो बीटा वाले टर्म्स का है। तो गामा वन और अल्फा 1 जो ये कलेक्शन है ये W1 के एलिमेंट के पास में इनका कलेक्शन है। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड वाला टर्म है ये एलिमेंट किसके हैं वो भी देख लेते हैं। अब लेकिन पहले ये है कि इस टर्म को आप लोग अच्छे से देख लो, वैसे आप लोगों ने कॉपी में नोट करना चाहिए क्योंकि मैथ्स कभी भी नोट करने से ज्यादा अच्छे से समझना। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर से आ गया
देखो हमारे पास में जो W1 के पास में है गामा वाले टर्म्स हैं एंड अल्फा वाले टर्म्स हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है वो है हमारे पास में जो W1 का बेसिस है, W1 के बेसिस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इट मींस जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है, दिस एलिमेंट मस्ट बिलोंग्स टू सेट W1। ठीक है, या सब स्पेस W1 आप कुछ भी कह सकते हैं। एंड जो राइट हैंड साइड में टर्म है, राइट हैंड साइड में हमारे पास में है C1 बीटा 1 प्लस C2 बीटा 2 प्लस Cn बीटा n। ठीक है, ये टर्म्स हमारे पास में राइट हैंड साइड में। और बीटा 1 से बीटा n के टर्म जो है ये किसके एलिमेंट है, वो W2 जो सब स्पेस है उसके बेसिस के एलिमेंट है। ठीक है, तो जब इनका आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे, इसको हमने बनाया था C1 बीटा 1 प्लस C2 बीटा 2, तो जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, अगर ये W2 के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो मीन्स W जो बीटा 1 बीटा 2 बीटा n है ये W2 के एलिमेंट हैं, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो W2 में बिलोंग करना चाहिए या W1 में बिलोंग करना चाहिए। अगर बीटा 1 बीटा 2 बीटा n हमारे W2 के एलिमेंट हैं तो उनके एलिमेंट का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, उनके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन भी तो हमारा W2 में ही बिलोंग करेगा ना। ये चीज क्लियर आई, समझ में आई आप लोगों को? अगर हमारे पास में जो गामा 1 अप टू सोन गामा के, अल्फा 1 अप टू सोन अल्फा n, these are elements of basis of subspace W1। ठीक है, तो it means linear combination of elements of basis of W1 must belongs to subspace W1। ठीक है, और हमारे पास में W2 के पास में है बीटा 1 बीटा 2 बीटा n belongs to basis of W2। तो इट मीन्स अगर हम बीटा 1 बीटा 2 बीटा n के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो भी हमारा बिलोंग करना चाहिए, वो भी हमारा बिलोंग करना चाहिए W2। ठीक है, तो अब हम जिस पेज पे हम काम, अब इसका जिस पेज पे हम काम कर रहे थे उस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, सिंस हमारे पास में सिंस ऑल गामा आर, अब गामा आई क्योंकि गामा आई जे के सबका, तो ऐसा लिख लेती हूँ, ऑल गामा जेज एंड अल्फा जे अल्फाज बिलोंग्स टू W1। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है A1 गामा 1 प्लस अप टू सोन ए के गामा के प्लस B1 अल्फा 1 प्लस BM अल्फा M, दिस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑल्सो बिलोंग्स टू W1। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड के टर्म्स हैं बीटा 1 बीटा वाले, वो हमारे एलिमेंट्स हैं W2। ठीक है, एंड all beta j's belongs to W2। तो it means C1 beta 1 plus up to सोन कर लेते हैं डायरेक्ट, Cn beta n also belongs to W2। ठीक है, अब देखो हो क्या जा रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है वो तो हम ये बोल रहे हैं कि वो W1 का एलिमेंट है, जो ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, इसके लिए हम बोल रहे हैं कि दिस इज एलिमेंट ऑफ W2। और जो राइट हैंड साइड का टर्म है इसके लिए हम बोल रहे हैं कि दिस इज एलिमेंट ऑफ W2। इट मींस अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक W1 का एलिमेंट हो और एक W2 का एलिमेंट हो, तो इट मींस जो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड वाला W1 का है तो राइट हैंड साइड का भी W1 का होना चाहिए, या अगर राइट हैंड साइड का W2 का है तो लेफ्ट हैंड साइड का जो एलिमेंट है वो भी W2 का ही एलिमेंट हमारे पास में होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास में जो W2 है, तो क्या हम ये कह सकते हैं इसके बाद कि जो W2 है W1, हाँ जो ये C1 बीटा 1 जो ये एलिमेंट W2 में अगर बिलोंग कर रहा है तो ये एलिमेंट हमारा W1 में भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम ये कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं इसके बाद, इसको इक्वेशन लिख दे रही हूँ, इक्वेशन 1। सो जो हमारे राइट हैंड साइड का टर्म है C1 बीटा 1 प्लस C2 बीटा 2 प्लस Cn बीटा n,
क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का बिलोंग कर रहा था W1 को और राइट हैंड साइड का बिलोंग कर रहा है W2 को, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि दोनों अलग अलग जगह बिलोंग करे, तो इट मीन्स दोनों आपस में इक्वल होंगे, या दोनों हमारे पास में अगर वो W2 में बिलोंग कर रहा है तो वो W1 में भी बिलोंग करेगा, तो उसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो जो ये एलिमेंट है हमारे पास में C1 बीटा 1, दिस ऑल्सो बिलोंग करना चाहिए W1 में। ठीक है, अब देखो जो ये सेम एलिमेंट है ये W1 में भी बिलोंग कर रहा है बोल रहे हैं, और यहाँ पे हमने लिखा है कि दिस बिलोंग्स टू W2। इट मीन्स जो ये एलिमेंट है ये हमारे इंटरसेक्शन में बिलोंग करना चाहिए। तो फाइनली वी कैन से C1 बीटा 1 प्लस C2 बीटा 2 प्लस Cn बीटा n must belongs to its intersection W1 intersection W2। एक काम कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 2 और इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 3। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3। ठीक है, तो हमारे पास में जो ये एलिमेंट है C1 बीटा 1 ये अगर बिलोंग कर रहा है इसके इंटरसेक्शन में, तो अगर ये इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो जो इंटरसेक्शन का बेसिस है ये बेसिस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन पक्का होना चाहिए। और हमने W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस के एलिमेंट्स को हमने सपोज किया था गामा 1 गामा 2 अप टू सोन गामा k। ठीक है, since C1 beta 1 it means this whole complete element belongs to its intersection, so it means this element must be linear combination of elements of its basis। ठीक है, ये सारी की सारी डेफिनेशन आ रही है बेसिस की। अब अगर आप लोगों को कहीं पे कोई टर्म पे कोई डाउट होता है तो आप लोगों ने पूछना चाहिए। मैंने जो चीज पढ़ाया है तो मैं ये मान के चलूंगी आपको समझ में आया है, फिर भी अगर आप लोगों को समझ में कोई स्टेप नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछेंगे तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अगर ये W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग कर रहा है तो ये उसके बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके आगे मैं ये यूज कर रही हूँ। So we can write C1 beta 1 plus up to soon Cn beta n, this must be linear combination of elements of basis of W1 intersection W2 and W1 intersection W2 का बेसिस है गामा 1 गामा 2 अप टू सोन गामा k। ठीक है, तो C तक हमने यूज कर लिया, अब D ले लेते हैं। D1 गामा 1 प्लस D2 गामा 2 प्लस अप टू सोन DK गामा DK। ठीक है, गामा k, और जो D ये कोफिशिएंट है these are scalars। ठीक है, तो अब सारे टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रही हूँ या राइट हैंड साइड में लेके जा रही हूँ, एक ही बात है। D1 गामा 1 प्लस अप टू सोन DK गामा k, इसको ट्रांसफर करेंगे तो C1 बीटा 1 माइनस अप टू सोन माइनस Cn बीटा n इक्वल टू 0 वेक्टर। अब देखो हमारे पास में गामा 1 से गामा k तक और बीटा 1 से बीटा n तक ये किसके बेसिस में एलिमेंट है, मैं आप लोगों को उस पेज को फिर से दिखा दे रही हूँ। देखो जो W2 का बेसिस है, W2 के बेसिस में गामा 1 से गामा k तक और बीटा 1 से बीटा n तक के एलिमेंट है। ठीक है, इट मीन्स जो ये सेट है जिसके पास में गामा 1 से गामा k तक और बीटा 1 से बीटा n तक के एलिमेंट है वो W2 का बेसिस है। अगर ये W2 का बेसिस है तो पक्का एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट रहा होगा बाय डेफिनेशन ऑफ बेसिस। ठीक है, तो इट मीन्स जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन आया है इक्वेशन 4 में, जो इक्वेशन 4 में हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन आया है ये W2 के बेसिस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि W2 के बेसिस में गामा 1 से गामा k तक एंड बीटा 1 से बीटा n तक के ही एलिमेंट है। ठीक है, अगर ये W2 का बेसिस है तो पक्का ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट रहा होगा। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट रहा होगा तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन को जब हम इक्वेट इनटू 0 वेक्टर करेंगे तो इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी स्केलर वैल्यू 0 आनी चाहिए बाय डेफिनेशन ऑफ बेसिस। कहीं से नहीं लिख रहे हैं, बस डेफिनेशन का यूज